वो लोग लहर से चिल्ला रहे थे क्योंकि चोट लगने पर जगह जगह चमड़ी कट गई थी। बहुत देर तक वो वैसे ही चिल्लाते रहे। फिर कुछ घंटे के बाद वही चारों कसाई आते हैं और उसके साथ वो शेख भी आता है। उसे देखते ही वो लोग रोने लगते हैं और गिड़गिड़ाते हुए बोलते हैं, सर हम आपके पैसे वापस से देंगे, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। नहीं नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, वो तो एक जरिया था तुमसे तुम्हारी कंपनी छीनने का। असली मकसद तो तुम्हें कल पता चलेगा। ये बोल के वो आदमी कसाई से बोलता है, इसके मुंह पर टेप लगा दो, बहुत चिल्लाता है, मेरे कान के पर्दे ना फट जाए इसके चलते। वो कसाई बोलता है, जी सर, आपकी आज्ञा का पालन होगा। फिर वो लोग चारों के मुंह पर पट्टी बांध लेते हैं और फिर से पीटना शुरू कर देते हैं। इन घंटों लगातार पीटने के बाद वो कसाई बाहर आ जाता है। फिर से गेट लॉक हो जाता है। वो लोग अभी बेहोश हो गए थे। अब उसके ऊपर बर्फ के बड़े बड़े गोले बरसाए जाते हैं जिससे उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। वो चिल्लाना चाह रहे थे पर उनके मुंह पर टेप लगे होने के कारण वो चीख भी नहीं पा रहे थे। वो लोग अपने अपने मन में सोचते हैं कि मैंने कौन सा पाप किया है जो उसकी सज़ा ऐसी मिल रही है। तब उन्हें समझ आता है कि हो ना हो वो उसी का काम है। वो लोग अब भगवान से अपनी मौत मांग रहे थे। भगवान भी आज निर्दयी हो गए थे। वो लोगों की पुकार आज भगवान भी नहीं सुन रहे थे। इंडिया में कथिक अनन्या और धवेश सभी नाश्ता खा चुके थे। कथिक ऑफिस के लिए निकल जाता है और अनन्या को एक कार्ड दे देता है और बोलता है, जाओ तुम्हारे पास कोई ढंग के कपड़े नहीं है, जाकर लाओ अपने लिए अच्छे से कपड़े लेना। पर क्यों, मेरे पास ऑलरेडी बहुत से कपड़े हैं, उसमें से बहुत को मैंने अभी पहने भी नहीं। अनन्या कथिक को देती हुई बोली। कथिक बोला, कल हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं कि जाओ अच्छे से अच्छा कपड़ा ले लेना। फिर वो उसके कान के पास जाकर धीरे से बोलता है, नाइट ड्रेस भी ले लेना ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। अनन्या शर्मा गई थी। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे कश्मीरी सेब के जैसे लाल हो गए हो। उसका चेहरे से आग जैसा उसे फील हो रहा था। वो यूँ सुनते ही शर्म से काट ली और किचन की तरफ चली गई। एक उसे शर्माता देख बाहर की तरफ निकल गए। बॉडीगार्ड जल्दी से कार का दरवाजा खोल दिया। फिर कथिक उसमें बैठ गए। फिर सभी बॉडीगार्ड भी अपनी अपनी कार में बैठ गए। कुछ ही देर में वो ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस में पहुंचते ही उसे किसी का कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करता है। हेलो बॉस, हमने अपना काम कर दिया है, अगर कोई कमी हो तो आप मुझे बता दीजिए। वो मोबाइल अंदर ले जाते हुए बोलता है। वो आदमी मोबाइल लेके एक अंधेरे कमरे में लेके जाता है। वहाँ कथिक देखता है कि चारा आदमी को रस्सी से बांधा गया है। उसके शरीर पर चाबुक के दाग अभी भी वैसे ही है। कथिक बोला, एक कमी है, बर्फ और गिराओ, और जब बर्फ पिघल जाए तो उसमें ढेर सारे जंगली चूहे छोड़ दिए जाए। जैसा आपका आदेश बॉस, आपका काम हो जाएगा। ये बोल के वो आदमी कॉल कट कर देता है। कथिक अपनी मीटिंग वाले रूम में चला जाता है। वहाँ सभी बहुत बड़े बड़े एब्सेंडर आए हुए थे जो कि कथिक के साथ अपना बिजनेस करना चाहते थे। वहाँ अर्जुन भी आया हुआ था। मीटिंग शुरू हुई। सभी ने अपनी अपनी बातें बताई। कुछ देर में कथिक ने अर्जुन की तरफ देखा और बोला, मिस्टर सिंघानिया, हमें आपका प्रोजेक्शन पसंद आया। हम आपके साथ एक डील करना चाहते हैं। जी सर, अर्जुन खुश होते हुए बोला, आपको मैं एक कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, लेकिन समय से पहले आपको वो कंप्लीट करना होगा। अगर आप भी कर सकते हैं तो मैं जो उस प्रोडक्ट में पैसा लगाया हूँ उससे आपको दोगुना लेना होगा। अगर नहीं दे पाएंगे तो आपकी कंपनी को हमारी कंपनी टेक ओवर कर लेगी। जी सर, हम अपनी पूरी कोशिश करके वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। अर्जुन खुश होते हुए बोला, ठीक है, तो आप इस पेपर पर साइन कर दीजिए। वो एक पेपर देते हुए बोला, जी सर। वो पेपर लेते हुए साइन करने लगा। कथिक उसे बोला, पहले आप कंडीशन तो पढ़ लीजिए तब साइन कीजिएगा। और हाँ, एक बात और, हमारी कंपनी की कोई भी मॉडल आपकी कोई मदद नहीं करेगी।
कथिक उसे बोला, जी सर। अर्जुन साइन करके पेपर देते हुए बोला। मीटिंग खत्म होने के बाद वो अपने केबिन में चला गया। फिर उसने अपने मोबाइल उठाया और अनन्या के मोबाइल पर मैसेज किया, आज 4 बजे रेडी रहना, आज हम लोग बाहर डिनर के लिए साथ में जाएंगे। अनन्या धवित को बाहर घुमा के अंदर आ चुकी थी। उसने लंच में हल्का खिला के उसे दवाई खिला रूम में लेके जा रही थी। धवित बोलता है, बेटा तुम दोनों कैसे शादी की थी? अनन्या ये सुन के थोड़ा टेंशन में आ गई थी, क्योंकि वही जानती थी कि वो किन हालातों में कथिक से शादी की थी, इसलिए वो बोलने में संकोचा रही थी। लेकिन धवित जी जोर देने से वो बोली, पापा हमने कोर्ट में शादी की थी। अच्छा बेटा, मुझे ना नींद आ रही है, तुम मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दो, धवित बोला। ठीक है पापा, नहीं बोल के अनन्या उसे कमरे तक छोड़ने जाने लगी। अब उनका कमरा नीचे ही था, क्योंकि वो चल नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें नीचे वाले कमरे में ही रहने के लिए डॉक्टर बोल दिए थे। राजकुमार की सहायता से धवित जी को बेड पर सुला दी थी। पापा आप आराम कीजिए, हम अभी आते हैं, ये बोल के अनन्या वहाँ से अपने रूम में चली गई। उसने रूम में जाते ही सोचा कि पहले अपने भाई से बात कर ले कि वो ठीक है कि नहीं। वो अपना मोबाइल उठाई तो देखा कि कथिक ने मैसेज किया है। वो मोबाइल में मैसेज खोल के पढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। भी मैसेज टाइप किया, ओके। फिर वो अपने भाई को फोन लगाई। कॉल कनेक्ट होते ही उधर से आवाज आई, हेलो दीदी। अनन्या शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसका जो मोबाइल था वो नया था और उसका नंबर सिर्फ कथिक के पास ही था। तो अनन्या की फ़ोन लगाते ही राहुल को कैसे पता चला कि उसकी दीदी का ही फ़ोन है? तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा ही फ़ोन है? अनन्या आश्चर्य से बोली। दीदी आपके सिवा मुझे और कौन फ़ोन कर सकता है? और हाँ, जीजा जी ने आपका नंबर मोबाइल में सेव कर दिया था, इसलिए आपको इतना आश्चर्य होने की ज़रूरत नहीं है, राहुल हंसते हुए बोला। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम अभी कैसे हो? मैं ठीक हूँ दीदी। पता है जीजा जी आज सुबह मुझसे मिलने आए थे, फिर उन्होंने मुझे एक मोबाइल दिया और बोले कि तुम जब चाहो तब अपनी बहन से बात कर लेना। अच्छा, तो ये मोबाइल उन्होंने ही दी है? और क्या किया है तुम्हारे जीजा जी ने? पता है उन्होंने अपने 2 बॉडीगार्ड मेरे बेड के आगे लगा दिए हैं, ताकि कोई फिर से नहीं घुस जाए। अच्छा। अनन्या को आज शॉक्ड हो रहा था कि कथिक ने उसके भाई के लिए ये सब किया। फिर कुछ देर के बात करने के बाद वो अब शॉपिंग के लिए निकलने लगी, क्योंकि कथिक ने उसे बोला था कि शॉपिंग के लिए जाने के लिए, इसलिए वो अब तैयार होने लगी। वो रेडी होके बाहर निकल गई। सामने एक ड्राइवर ने झुक के उसे ग्रेट किया और बोला, मैम आप इस गाड़ी में बैठ जाइए। अनन्या उसे जब देखी तो वो बहुत ही अर्जेंट आदमी थे। अनन्या नहीं चाहती थी कि वो अपने से बड़े आदमी को अपने आप में कहलवाना, इसलिए उसने बोली, अंकल आप मुझे अपनी बेटी ही समझिए, मुझे आज के बाद मैम मत बोलेगा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आपको जो मैंने बोला है वही बोलिएगा। अनन्या कार में बैठ गई और वो आदमी अपनी कार तेज रफ्तार में ले जाने लगा। आगे पीछे बॉडीगार्ड भी थे, क्योंकि खतरा अभी भी था, क्योंकि कथिक एक बिजनेसमैन भी था और एक माफिया किंग, तो बहुत सारे दुश्मन उसके पीछे पड़े हुए थे। कुछ देर में वो एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में पहुंच गया। अनन्या उतरी और जाने लगी। जब वो अंदर गई फिर वो शॉपिंग करने लगी। वो बहुत सारी शॉपिंग कर ली। अब वो पूरी तरह से थक चुकी थी, क्योंकि उसने बहुत सारे कपड़े खरीद लिए थे, कुछ कथिक के लिए, कुछ अपने भाई के लिए, कुछ धवित के लिए, तो कुछ अपने लिए। इसलिए वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। अभी वो मॉल से बाहर ही निकल रही थी तो उसे किसी का कॉल आया। वो मोबाइल देख के मुस्कुराने लगी। अनन्या मॉल से बाहर ही निकल रही थी कि उसे किसी का फोन आया। जब स्क्रीन पर नाम शो हो रहे उसे पढ़कर उसके चेहरे पर एक मुस्कान ठहर गई। फोन रिसीव करते ही उधर से कॉल भरी आवाज उसके कानों में पड़ी, हेलो, मैंने ड्राइवर को बोल दिया है तुम ऑफिस ही आ जाओ। अनन्या बस हाँ में जवाब दी और कॉल कट कर दी। जी ड्राइवर,
अंकल थे, उन्होंने कार का दरवाज़ा खोल दिया। अनन्या ने सारा सामान लेके वो दूसरी गाड़ी की डिक्की में रखवा दी। फिर वो अपनी सीट पर बैठ गई। कुछ देर के बाद वो ऑफिस में जाकर उसने कार रुकवाई। आज अनन्या दूसरी बार कथिक के ऑफिस में जा रही थी। बॉडीगार्ड जल्दी से कार का दरवाजा खोल दिया। अनन्या बाहर आई तो सभी बॉडीगार्ड उसे घेर के साथ अंदर लेके गए। वो ऑफिस के अंदर जैसे गई, वहाँ देखी जो पहले दो औरत रहती थी वो वहाँ नहीं है। अब वहाँ पर दो लड़के थे जो इस वक्त सर झुकाए खड़े थे। जैसे जैसे वो अंदर जा रही थी सभी स्टाफ उसे झुककर ग्रीट कर रहे थे। फिर वो पर्सनल लिफ्ट में गई। उसके साथ दो फीमेल बॉडीगार्ड उसके साथ अंदर गई। कुछ देर के बाद वो कथिक के केबिन के बाहर खड़ी थी। अभी वो दरवाजा खटखटाने वाली थी कि अंदर एक कोल्ड भरी आवाज आती है, अंदर आ जाइए, आपको इजाजत की जरूरत नहीं है। फिर वो बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। अनन्या आज दूसरी बार कथिक के ऑफिस में आई थी, लेकिन आज ऑफिस कुछ बदला बदला सा लग रहा था, क्योंकि जब वो पहली बार ऑफिस आती थी तब ब्लैक कलर के पर्दे, ब्लैक कलर के सोफे, सभी चीज़ यहाँ ब्लैक ही थे। आज लेकिन येलो के कॉम्बिनेशन में डेकोरेट किया गया था, जिससे पूरा का पूरा ऑफिस राजमहल के जैसा लग रहा था। वो चारों तरफ देख रही थी। सामने जो कथिक अपनी किंग चेयर पर बैठा था वो बस अनन्या को ही देखे जा रहा था। अनन्या को अब कथिक की नज़रों की तपिश अपने आप पर महसूस हुई तो वो कथिक की तरफ बिना देखे ही पूछी, आपको कैसे पता चला कि मैं ही बाहर थी? कथिक अपनी चेयर से उठता है और अनन्या को पीछे से हक करते हुए बोलता है, क्योंकि आपकी धड़कन की हर एक धड़कन की आवाज़ मुझे सुनाई देती है जब आप मेरे पास आस पास होती हैं तो। अनन्या ये सुन के शर्मा गई। वो ब्लश करने लगती है। फिर कथिक उसके कंधे पर अपना हॉट चलाते हुए बोलता है, शॉपिंग हो गई? अनन्या से कुछ नहीं बोला जा रहा था। वो तो बस इस एहसास को महसूस कर रही थी जो कि अर्जुन के साथ इन 10 सालों में कभी भी नहीं की थी। वो इस घड़ी को देना चाहती थी, जैसे कि इस पल को कभी जाने ही नहीं देना चाहती थी। के हाथ धीरे धीरे अनन्या की जीभ की तरफ जा रही थी, जिसे अनन्या चाह के भी रोक नहीं पा रही थी। अभी वो कुछ करती इससे पहले बाहर कोई गेट पर नॉक किया। कथिक को इस वक्त अभी बहुत गुस्सा आ गया। वो इससे आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन बीच में पता नहीं कौन आ गया, इसलिए वो गुस्से में बोला, कम इन। बाहर नितिन खड़ा था। उसके हाथ में कुछ था जिसे अनन्या की समझ से बाहर था। कथिक ने अनन्या को बोला, अंदर एक कमरा है, जाइए आप फ्रेश हो जाइए। हाँ, अनन्या ये बोल के वहाँ से चली गई। फिर कथिक नितिन की तरफ देखा और बोला, क्या खबर है सर? वो नितिन डर से कुछ बोल नहीं पा रहा था। क्या बोल लगा रखा है? जो बोलना है साफ साफ बोलो। कथिक आंख लाल करके देखते हुए बोला, सर वो जो हमने टेंडर भरा था अमेरिका के परफ्यूम वाला, वो रिजेक्ट हो गया है। नितिन डरते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है, वो टेंडर हमें ही मिला है, क्योंकि हमारी कंपनी ने 2 टेंडर भरे थे। रिजेक्ट होने के बाद भी वो मिल गया। कथिक ने मुस्कुराते हुए बोला, वो गुप्ता ने जो किया था उसका क्या? समय आने पर हम उसे करारा जवाब देंगे। अब जाओ यहाँ से। कथिक नितिन को जाने को बोल देता है। नितिन वहां से जाने लगता है। पीछे से कड़क आवाज नितिन के कानों में पड़ती है, सूरज को हमारे स्पेशल रूम में लेके चलो। नितिन डरते हुए बोलता है, जी सर। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कथिक का वो चेहरा भी देख सके, क्योंकि कथिक अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। उसके गुस्से के सामने आज तक कोई भी टिक नहीं पाया था, इसलिए वो जाने में ही अपनी भलाई समझा। वहां से 9-2-11 हो गया। अनन्या वॉशरूम से बाहर निकली। उसकी नज़र सामने गई, जहाँ कथिक अपने हाथ फोल्ड किए हुए एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो धीरे धीरे कथिक के पास गए और बोली, क्या हुआ? आप टेंशन में लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कथिक पीछे घूमते हुए बोला, आपकी आंखें कुछ अजीब सी लग रही हैं। कहीं आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है? मुझे एक मीटिंग में जाना है, कथिक ने बोला। अभी इस वक्त क्या? बहुत जरूरी है?
अनन्या ने कथित के चेहरे को देखते हुए बोला, हाँ जाना जरूरी है, तुम थक गई होगी ना शॉपिंग करते करते, तो क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, मैं भी थक गया हूँ, साथ में आराम करते हैं। कथित अनन्या को छेड़ते हुए बोला, थक तो गई हूँ, कुछ देर सोना चाहती हूँ, क्या आप मुझे सुला सकते हैं? अनन्या कथित को हक करती हुई बोली, चलो मैं आपको सुला देता हूँ। फिर वो अपने बुक शेल्फ की तरफ गया और उसमें से एक काली बुक को टच करते ही एक गेट खुलने की आवाज़ आती है। अनन्या जब अपनी साइड देखती है तो एक बेडरूम था जो कि बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया हुआ था। वो काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। कथित अनन्या की तरफ बढ़ा और उसे गोद में उठाते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ गया। अनन्या को कथित की छुअन से पूरे शरीर में एक बिजली जैसा महसूस हो रहा था। उसके छूते ही उसके बदन में एक सहज सी उठती थी। कथित बड़े आराम से अनन्या को बेड पर लेटाया और उसके बगल में बैठ गया। अनन्या कथित को नहीं देख रही थी, उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। कथित अनन्या के चेहरे को बड़े ही आराम से पकड़ा और ऊपर अपने चेहरे की तरफ किया और बोला, आप आराम से सो सकते हैं, मैं तब तक कुछ नहीं करूँगा जब तक आप नहीं चाहेंगे। कथित के मुँह से सुन के अनन्या को शर्म आ रही थी। अनन्या दूसरी तरफ करवट बदल के बोली, क्या आप मेरे साथ बगल में सो सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है। कथित के सुन के हल्का सा मुस्कुरा दिया और अनन्या के बगल में लेट गया और उसके बहुत नज़दीक जाकर उसके कानों को छूम के बोलता है, आप अगर इस तरह से मुझे अपने पास बुलाएंगी तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अनन्या की शर्म से गाल लाल हो गए थे, पर वो अब कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोली, बस करवट बदल के कथित की बाह में सिमट गई। अनन्या की इस हरकत से कथित के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। फिर वो बड़े प्यार से अनन्या के बालों को सहलाने लगता है। कुछ ही मिनट के बाद अनन्या की पकड़ कथित पर से ढीली होने लगती है। कथित समझ जाता है कि अनन्या सो गई है। फिर वो उठता है और अपने कपड़े ठीक करता है। कथित देखता है कि अनन्या एक बच्ची की तरह सो रही है। वो पूरी तरह से सिकुड़ के सो रही थी। कथित समझ जाता है कि अनन्या को शायद ठंडा लग रही है, इसलिए वो एसी का टेम्परेचर नॉर्मल करके अनन्या को ब्लैंकेट से उड़ा देता है और सर पर किस करके वहाँ से निकल जाता है। अपने ऑफिस में फिर वो एक दोडरा से एक बंदूक निकालता है और उसे अपने पिछली पैकेट में डालता है और वहाँ से एक दिशा की ओर चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वो एक गलियारे की तरह दिखने वाली जगह पहुँचता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे ही लाइट अपने आप जलती है और अपने आप बुझती जाती है। फिर वो एक कमरे की तरफ जाता है, उसके वहाँ जाते ही एक लाइट उसके ऊपर पड़ती है। फिर अपने आप वो दरवाज़ा खुल जाता है। वो अंदर जाता है और देखता है कि एक आदमी को चेयर पर बिठाया हुआ है। फिर कमरे में जाता है तो कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। अंदर जो लड़का बैठा होता है उसे देख के कथित एक टेढ़ी मुस्कान पास करता है। वो लड़का कथित को देख के डरते हुए बोलता है, सर आप मुझे इस तरह यहाँ क्यों लेके आए? अच्छा तो तुम्हें नहीं पता? जी सर, हमें क्यों लाए यहाँ? वो लड़का बोलता है। कथित गुस्से से उसके दोनों गालों को दबाए बोलता है, मैं यहाँ तुम्हें क्यों लाया हूँ ये बात तुम अच्छे से समझ गए हो, तो साफ साफ बता दो कि कितने पैसे लिए हो। सर मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं, मैं सच बोल रहा हूँ और मैं पैसे किससे लूँगा और क्यों लूँगा? वो लड़का बोलता है। कथित नितिन की तरफ देखता है और बोलता है, सूरज को वो वीडियो या फोटोग्राफी दिखाओ, शायद याददाश्त वापस आ जाए, जो इस वक्त डर या पैसे की गंध से खत्म हो गए हैं। जी सर, नितिन ये बोल के पहले फोटो दिखाता है। फिर जब फोटो खत्म हो जाता है तब एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो एक आदमी से पैसे ले रहा था। वो आदमी सूरज से हंसते हुए हाथ मिलाता है और गले भी लगता है। तो कैसी लगी हमारी शूटिंग की शानदार फिल्म? कथित सूरज की तरफ देखते हुए बोला। अब सूरज की हालत इतनी भी नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। वो चुपचाप अपनी गर्दन नीचे किए हुए था, जैसे कथित का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो गुस्से में सूरज के दोनों गालों को दबाए हुए बोलता है, हमसे गद्दारी? हाँ, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तो उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। वो गुस्से में नितिन
कुछ इशारा करता है, जिससे नितिन अपने पॉकेट से एक रिमोट निकालता है और एक बटन प्रेस करता है। से जिस चेयर पर सूरज बैठा होता है उसमें लगी हथकड़ी अपने आप लग जाती है और धीरे धीरे एक कटार जैसा दिखने वाला, जिससे लकड़ी को काटा जाता है, वो चेयर से निकलने लगता है। वो धीरे धीरे बढ़ता है, जिससे सूरज डर से चिल्लाने लगता है और बोलता है, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गुप्ता की बेटी से पैसे लिए थे, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, अब आगे से ऐसे कुछ नहीं होगा। लेकिन कथिक तो जैसे बहरा हो गया था, वो कुछ नहीं सुन रहा था। वो नितिन को ये सब जल्दी ख़त्म करने के लिए बोलता है, सर प्लीज़ मेरी खातिर नहीं तो मेरी माँ की खातिर ऐसा मत कीजिए, मेरे सिवा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है, प्लीज़ सर। वो रोते हुए बोल रहा था, तुम्हें ये सब करने से पहले ही सोचना चाहिए था, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, नितिन उसके कान के बेहद करीब जाके बोलता है। एक हाथ की तरफ वो काटने वाला अब बहुत ही नज़दीक पहुंच गया था, जिससे सूरज की सबसे लंबी उंगली कट जाती है, जिससे एक दर्दनाक चीख पूरे कमरे में फैल जाती है। फिर एक ही उंगली के बाद वो कटार अपने आप रुक जाता है, जिससे सूरज की सांस में सांस आती है। वो अब पसीने से नहा चुका था। कमरे में एसी लगा हुआ था, लेकिन उंगली कटने से उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। कथिक उसे नज़दीक आया और बोला, आज तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारी माँ की बेटी का सवाल था, नहीं तो आज तो तुम नहीं। बोल के कथिक वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पीछे मुड़कर वो नितिन को बोलता है, इसका इलाज करवा लेना। ये बोल के कथिक वहाँ से चला जाता है। जब वो गलियारे में पहुँचता है तो वो अपने मन में सोचता है, माँ का दर्द क्या होता है ये मैं अच्छे से समझता हूँ। आज मैं एक माँ को उसके बेटे से अलग नहीं कर सकता था, इसलिए आज तुम बच गए।